नमस्ते। पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिवांजलि खाड़े पत्की हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। सबसे पहले जान ले एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या है। एमनियोसेंटेसिस ये एक प्रोसीजर है, सोनोलॉजिकली गाइडेड है, जिसके अंदर बच्चे के सराउंडिंग का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बच्चे के सेल्स रहते हैं, वो फ्लूइड निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें डायग्नोसिस करके यूटिलाइज कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस ये 2 टाइप की प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने अभी कहा, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक यूजुअली बहुत कम लगता है, जहाँ पे बच्चे के साइड का जो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड है, ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, जिसे हम पॉलीहाइड्राम्नियोस बोलते हैं, तो कई बार ऐसे केसेस में 9 महीने की प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए फ्लूइड जो है थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है। तो ये एमनियो रिडक्शन कहा जाता है एक्चुअली, बट प्रोसीजर सेम रहता है। और डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस जो है, उसके बारे में मैं आज इम्पोर्टेंटली आपको बताने वाली हूँ। एमनियोसेंटेसिस डायग्नोस्टिक मतलब क्या करते हैं, इसमें जो माँ रहती है, प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है, उसको पेट के यहाँ पे लोकल एनेस्थेशिया दे के सोनोलॉजिकली गाइडेड एक छोटी सी सुई लगा के, वो सुई के द्वारा बच्चे के साइड का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो बाहर निकाला जाता है और फिर वो डिफरेंट टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अब ये कौन से टेस्ट है, इसके बारे में हम लोग जान लें। सबसे कॉमनेस्ट और इम्पॉर्टेंट जिसके लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है वो है जेनेटिक टेस्टिंग। तो कई जेनेटिक डिसीजेस है जो हम लोग एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं, और एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है ये 100% वैलिड है। इसमें हम लोग 100% पेशेंट को एश्योर कर सकते हैं वेदर कि जो बेबी है हमारा, उसमें वो जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। ये एमनियोसेंटेसिस कहाँ पे रिकमेंडेड है? जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कई जेनेटिक डिसीजेस की, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है, फैमिली में है, या फिर पहले का बच्चा डाउन सिंड्रोम का है, तो ये एमनियोसेंटेसिस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार एज 35 के ऊपर रहता है जब हम माँ बनते हैं, तो इसमें भी हम लोगों को कभी कभी एमनियोसेंटेसिस करके देखना पड़ता है कि होने वाले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, वो है या नहीं है। और जिन लोगों में डबल मार्कर टेस्टिंग जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्लड की, उसमें अगर कई बार स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई तो भी कंफर्म करने के लिए हम लोगों को एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। ये डाउन्स ही करते हैं ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेस हम लोग जांच कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन जो है फीटल इन्फेक्शन, मतलब क्या है कि होने वाले बच्चे में अगर समझो सोनोग्राफिकली आपको कोई फीचर्स ऐसे दिख रहे हैं कि जो सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे में कोई इन्फेक्शन है, या फिर माँ के ब्लड में कई बार टॉर्च इन्फेक्शंस में अगर पॉजिटिव दिखा रहा है, तो भी हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के ये इन्फेक्शंस इसमें जांच कर सकते हैं। तीसरी जो इंडिकेशन है वो है, देखिए, फीटल लंग मैच्योरिटी। कई बार फीटल प्रीमेच्योर डिलीवरी के अगर हमको रिस्क रही तो इसमें हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के जांच कर सकते हैं कि फीटल लंग्स जो है वो मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। चौथा इंडिकेशन जो इसमें है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे डिसीजेस जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह जो है, ये भी हम लोग इसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं। और एक इंडिकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, RH नेगेटिव मदर। मतलब क्या कि कोई प्रेग्नेंट लेडी जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और ये मदर अगर सेंसिटाइज हुई है, जिसका IDCT टेस्ट मतलब इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव है, या फिर पहले के अगर उसके एबॉर्शंस हुए हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से, तो करंट प्रेगनेंसी में हम लोग ये एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जांच कर सकते हैं कि होने वाले बच्चे में RH नेगेटिव सेंसिटाइजेशन की वजह से कितना इफ़ेक्ट हुआ है और उसकी डिलीवरी कब तक करनी है, ये प्लान आउट कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस का एक और इंडिकेशन है, वो है पैटर्निटी टेस्ट।
कई बार कोर्ट में ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को होने वाले बच्चे के फादर कौन है, पिता कौन है, ये डिटेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम लोग एमनियोसेंटेसिस करके उसमें से बच्चे का डीएनए जो है वो पैटर्नल डीएनए से मैच करके हम लोग पैटर्निटी अर्थात होने वाले बच्चे के पिता कौन है ये जान कर सकते हैं। तो ये एक और इंडिकेशन मैंने आपको बताया। एक्चुअली इसका यूज़ कम रहता है, बट कई बार लीगल केसेस में इसका यूज़ हो सकता है। ये थे एमनियोसेंटेसिस के इंडिकेशंस। अब हम बात करेंगे कि एमनियोसेंटेसिस की कॉस्टिंग और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस की कॉस्टिंग टेंटेटिवली एक 20 to 25,000 तक जा सकती है, और कौन सा टेस्ट आप लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं इसके हिसाब से उसके चार्जेस आपको लग सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एमनियोसेंटेसिस ये एक नीडल द्वारा करने वाली प्रोसीजर है। इसकी वजह से कई बार यूट्राइन क्रैम्पिंग, मतलब हमको लेबर के जैसे गर्भ में पेट में दुखना, या फिर वजाइनल ब्लीडिंग होना, या फिर चक्कर आना, बीपी एकदम से सडनली कम हो जाना, ऐसे हमको कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस के बाद बहुत बार हम लोग पेशेंट को एक थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटलाइज करके रखते हैं, ये साइंस के लिए ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसमें से कोई साइंस दिखाई दिए तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एमनियोसेंटेसिस अब इतना एडवांस हो गया है और एक्सपर्टीज़ के द्वारा किया जाता है, इसकी वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस बहुत सेफली प्रोसीजर कंडक्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों के केस में अगर एमनियोसेंटेसिस की सच में ज़रूरत है तो आप ये ज़रूर कीजिए, ऐसी मैं आपको सलाह दूंगी। धन्यवाद।